नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज कुमार। हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि अल्लावरू ने फिर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में ये क्यों कह दिया कि हमें बीजेपी के साथ साथ आरजेडी को भी अपनी ताकत दिखानी है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब बहुत ही गंभीर है। दरअसल कांग्रेस की आक्रामक रणनीति अब बहुत साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगी है। याद करिए 2023, जी हां, 2023 ही वो साल था जब कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को यह समझाया कि इस देश में जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, क्योंकि पहले समाजवादी इसकी मांग करते थे। रघुवंश प्रसाद सिंह हो, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो, मुलायम सिंह यादव हो, ये सभी लोग जातीय जनगणना की बात करते थे। और एक दो नाम और भी हैं, जैसे शरद यादव का नाम भी नहीं भूला जा सकता है। लेकिन ये लोग बात जरूर करते थे पर कभी जातीय जनगणना की करा नहीं पाए। अगर 2004 से 2014 की बात करें तो लालू यादव के दम पर सरकार चल रही थी और 2010 में एक अलग, जी हां, प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक अलग कमेटी भी बनी। लेकिन कांग्रेस ही इस तरीके से दो फाड़ दिखा कि जातीय जनगणना के जो डेटा आए वो सार्वजनिक नहीं किए जा सके। दरअसल इसके बारे में कहा जाता है कि 1931 में जब अंग्रेजों के जमाने में जातीय जनगणना हुआ था तो तकरीबन 4000 जातियां थी। लेकिन जब कांग्रेस के शासन में जातीय जनगणना हुई तो जो जातियों की संख्या थी उसको देख करके कांग्रेस बुरे तरीके से कंफ्यूज्ड हो गई। कांग्रेस को ऐसा लगा कि ये प्रोडक्टिव नहीं बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। जितनी हजारों हजार की संख्या में, जी हां, जातियां आ गई हैं, आखिरकार इतनी सारी उपजातियों को कैसे संभाला जाएगा। और ये हालत सिर्फ केंद्र के लेवल पर ही नहीं हुई, कांग्रेस ने यह काम कर्नाटक में भी किया। और कर्नाटक में जब सिद्धारमैया की सरकार ने किया तो जातियों की संख्या का डेटा सिद्धारमैया की सरकार उजागर नहीं कर पाई। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की परेशानी थी। लेकिन आज सब पीठ थपथपा रहा है और पीठ थपथपाने की वजह भी है क्योंकि ओबीसी, अगर आप बिहार की बात करें तो 1931 के जनगणना के मुताबिक ओबीसी की संख्या 52% थी और बिहार में जब नीतीश कुमार ने सर्वे कराया तो ये 63% हो गया। मतलब 11% का इजाफा है। और 11% का जब इजाफा हुआ तो आपने देखा 10% ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन और 65% पिछड़े अति पिछड़े के लिए रिजर्वेशन और कुल मिलाकर के 75% रिजर्वेशन घोषित किया गया। लेकिन यह मामला कोर्ट में चला गया और वहां पर लंबित है, सुनवाई चल रही है। सवाल यह उठता है कि उसके बाद जिस तरीके से केंद्र की सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप इसको 9वीं अनुसूची में डालिए, तो ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार ने अचानक से बम फोड़ दिया, जिसको सियासी बम कहते हैं। और कहा यह जा रहा था कि केंद्र सरकार पाकिस्तान पर स्ट्राइक करेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने तो विपक्ष पर स्ट्राइक कर दिया, जिसको पॉलिटिकल स्ट्राइक कहते हैं। वैसे इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या इसका फायदा बीजेपी ले सकेगी? जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी के दबाव में बीजेपी को करना पड़ा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये लालू प्रसाद की मंशा थी, उन्होंने 96-97 में इसको लेकर के जोर डाला था, लेकिन 2001 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ऐसा नहीं किया। पर बड़ा सवाल यह है कि पिछड़े में बेहद लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने जब इसकी घोषणा की तो क्या समझा जाए कि जब मतगणना होगी, बिहार में वोटिंग होगा, तो इसका असर क्या एनडीए के फेवर में दिखाई पड़ेगा? पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो बात की बात है। पर अल्लावरू क्यों कह रहे हैं कि हमें हर हालत में आरजेडी को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, बीजेपी को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी? इसका मतलब तो समझ में आता है कि ठीक है, बीजेपी विरोधी पार्टी है, लेकिन हमें आरजेडी को भी अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गंभीर है। और दरअसल अब मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के आप बड़े नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बात करिए तो
वो ये बात आपको कहते हुए सुनाई पड़ेंगे कि दरअसल हमारी लड़ाई अब क्षेत्रीय दलों से है। हमें प्रो ओबीसी पॉलिटिक्स करने का जो फैसला लिया है हमने, हमारे नेताओं ने, इससे एक बात बहुत साफ हो जाता है कि ओबीसी कांग्रेस से दूर जा चुका था और 2023 से लगातार यही कोशिश जारी है कि कैसे ओबीसी और ईबीसी को अपने साथ साधना है। और दरअसल ओबीसी की पॉलिटिक्स करने वाली आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनकी पॉलिटिक्स करने वाली ये पार्टियां कांग्रेस को लंबे समय से इन प्रदेशों से सत्ता से दूर रखी हुई है। इसलिए कांग्रेस को सत्ता में बने रहने के लिए इनको इन्हीं पार्टियों से चुनौती है और अंदर की चुनौती है। इसलिए राहुल गांधी ने तो एक बार यहां तक कह दिया कि बिहार के बाद हमारा पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में होगा। अब जरा सोचिए कि बिहार में कांग्रेस जिस तरीके से बिहेव कर रही है, उससे एक बात बहुत साफ लग रहा है कि कांग्रेस अब बिल्कुल नहीं चाहती कि वो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी कही जाए। दरअसल कांग्रेस पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि लालू प्रसाद जो चाहते हैं वही कांग्रेस में होता है। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, यह लालू प्रसाद की मंशा से होगी। कांग्रेस का कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा, यह लालू प्रसाद तय करते थे। लेकिन जैसे ही अल्लावरू आए, वो लालू प्रसाद से मिलने भी नहीं गए। लालू जब बीमार हुए तो अल्लावरू मिलने गए, लेकिन पहले जब कांग्रेस का कोई भी प्रभारी आता था तो पहला कदम उसका लालू प्रसाद के घर की तरफ होता था। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरी बात हम और आपसे करना चाहेंगे कि जब राहुल गांधी भी लालू प्रसाद से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे, लालू प्रसाद से मिले, राबड़ी देवी से मिले और साथ ही साथ तेजस्वी यादव से मिले, तो उन्होंने बहुत तरह की बात की, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, वो ये थी जातीय जनगणना। और उन्होंने बिल्कुल इस बात को नहीं सराहा जिसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार अपनी पीठ थपथपाते रहे कि भाई हमने बिहार में जातीय सर्वे करा दिया, ये मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैं नीतीश कुमार के साथ सरकार में था। लेकिन राहुल गांधी ने उस जातीय सर्वे को फर्जी करार दे दिया। मतलब आप समझ लीजिए कि अब ओबीसी पॉलिटिक्स के चैंपियन होने की लड़ाई है और इसी लड़ाई को कांग्रेस बिहार में भी लड़ना चाहती है। कांग्रेस फिलहाल अपनी कमजोर ताकत का सही आकलन कर रही है कि उसकी ताकत किस हद तक है। कांग्रेस समझती है कि मुसलमान मेरी तरफ देख रहा है, मुसलमान के लिए अब सबसे विश्वसनीय पार्टी कांग्रेस है। अगर विकल्प का अभाव होगा तो भले ही मुसलमान इधर उधर देखेगा, लेकिन नंबर 1 विश्वसनीयता की कसौटी पर कांग्रेस ही है। इसलिए कांग्रेस अन्य दलों को भी साथ करने का प्रयास कर रही है। आपने हाल के दिनों में कन्हैया कुमार का पदयात्रा भी देखा। कन्हैया अपर कास्ट से आते हैं, लेकिन कन्हैया की भाषा आप सुनिए तो आपको लगेगा वो वही बोल रहे हैं जैसे दत्तात्रेय ब्राह्मण समाज से आने वाले राहुल गांधी बोल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी ने खुद अपनी जाति का बखान किया था और बताया था कि वो ब्राह्मण है और कौन सा गोत्र के ब्राह्मण है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कन्हैया कुमार बिहार की गलियों में सड़कों पर घूम रहे थे, पलायन रोको की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों में जो कुछ छिपा था वो पूरे तरीके से कांग्रेस क्या सोच रही है उस दिशा में कन्हैया कुमार काम करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब अल्लावरू अपने पार्टी के वर्कर के साथ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस की ट्रेन बड़ी तेज रफ्तार से चल रही है, उस पे वही सवार हो जो उसके स्पीड को मैच कर सकता हो, नहीं तो किसी स्टेशन पर रुक जाए, उतर जाए, वो ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए वो प्रखंड के स्तर तक क्या कार्यक्रम चलाना है, कैसे ओबीसी से, ईबीसी से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, दलित से, तमाम लोगों से संपर्क साधना है, ये अल्लावरू प्रखंड स्तर के नेता को, कार्यकर्ता को समझा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि पिछड़े और दलित की राजनीति तो आरजेडी के भरोसे थी, अब अल्लावरू कांग्रेसी नेताओं से इस राजनीति को करने के लिए क्यों साफगोई से बात कर रहे हैं। यह बात आपको अब तक समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से साफगोई से बात करने का सीधा मतलब है कि कांग्रेस समझ चुकी है कि बिना ओबीसी को साधे हुए
कहीं भी किसी भी तरीके से नॉर्थ इंडिया में हिंदी बेल्ट में अपना जनाधार नहीं बढ़ाया जा सकता है। और इसीलिए राहुल गांधी ने अहमदाबाद के अधिवेशन में जब अपने लोगों से, नेताओं से बात की, तो उन्होंने कहा हमारी नज़र दलितों पर रही, मुसलमानों पर रही, ब्राह्मणों पर रही, और इस चक्कर में ओबीसी हमारे हाथ से निकल गया। राहुल अपने दामन पर लगे तमाम दाग को, जी हां, जो कांग्रेस पार्टी के दामन पे लगा हुआ है, उसको पूरे तरीके से धो देना चाहते हैं। दरअसल आपको याद होगा कि राजीव गांधी, जो उनके पिता दिवंगत नेता राजीव गांधी ने किस तरीके से मंडल कमीशन का विरोध किया था, और मंडल कमीशन के विरोध में उन्होंने 90 मिनट का भाषण तक दे डाला था। कभी कांग्रेस कहती थी जात पर ना पात पर मुहर लगेगा हाथ पर, लेकिन अब जाति की राजनीति इतनी अहम हो चुकी है कि जो बीजेपी कुछ दिन पहले तक कह रही थी बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त था, जब एरियल स्ट्राइक का वक्त था, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने सीधा पॉलिटिकल स्ट्राइक भी कर दिया, और तमाम पॉलिटिकल डिस्कोर्स उस ओर मूव होने लगा कि आखिरकार नरेंद्र मोदी को इस वक्त का चुनाव क्यों करना पड़ा कि जातीय जनगणना होगा। अब जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बात की ओर लगातार दबाव बढ़ा रही हैं कि कब करेंगे आप जातीय जनगणना, कितने समय में करेंगे जातीय जनगणना, क्योंकि इसको लेकर के बहुत ऊहापोह की स्थिति है, और इस बात को लेकर के लगातार दबाव बनाने का प्रयास है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं करने जा रहे हैं जैसे महिलाओं को लेकर के आरक्षण के बारे में आपने किया, वो 10 साल के बाद होगा, उस तरीके से लागू होगा। और तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने की होड़ में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वो सत्ता में आएंगे तो मंडल कमीशन के बाकी रिपोर्ट को भी लागू कराएंगे। वो यहां तक कह रहे हैं कि वो सत्ता में आएंगे तो जुडिशियरी में भी आरक्षण करवाएंगे, वो सत्ता में आएंगे तो ठेकेदारी में भी आरक्षण होगा, वो सत्ता में आएंगे तो पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए चुनावी प्रबंधन में भी, मतलब जैसे एससी एसटी के लिए सीट्स आरक्षित होती हैं, उसी तरीके से पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए भी वो सीटों का आरक्षण करेंगे। क्या तेजस्वी यादव ऐसा कर पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि आरक्षण के मसले पर जो क्रेडिट नरेंद्र मोदी ले पाएंगे या तेजस्वी यादव भी ले सकते हैं, क्योंकि वो कहेंगे मेरे पिता की ऐसी सोच थी। और जहां तक सम्राट चौधरी का सवाल है, तो सम्राट चौधरी ने भी कहा कि लालू यादव के सपने को नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिया। तो नरेंद्र मोदी चूंकि पिछड़े समाज से आते हैं और देश को यह मालूम है, इसलिए पिछड़ों का रुझान नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ा है जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने। लेकिन सवाल यह उठता है कि वो रुझान क्या राहुल गांधी के तरफ होगा, क्योंकि राहुल गांधी अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस तरह की पॉलिटिक्स करने वाले बीपी सिंह को कभी ओबीसी ने अपना नेता माना था? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी इस राह पे चलकर ओबीसी के नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उसमें उनको सफलता मिलेगी? क्या बिहार में ओबीसी या ईबीसी नीतीश कुमार लालू यादव को छोड़ करके राहुल गांधी की पार्टी पर भरोसा करेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को छोड़ करके, जो राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी नजर उत्तर प्रदेश पर भी, और ओबीसी पॉलिटिक्स की धार को वो वहां भी चमकाएंगे, मतलब लालू के वोट बैंक में और अखिलेश यादव के वोट बैंक में कांग्रेस सेंधमारी करने का सोच रही है और उसके लिए कदम आगे बढ़ा चुकी है। क्या इसमें कांग्रेस कामयाब होगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लगातार अल्लावरू ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में जब जिला अध्यक्ष बनाना हुआ तो उसमें भी इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि कितने ओबीसी समाज से हैं, कितने ईबीसी समाज से हैं, कितने दलित समाज से हैं, और कांग्रेस लगातार इस प्रयास में अपने आप को आगे बढ़ते हुए दिखाना चाहती है कि कांग्रेस इस मसले को लेकर के बेहद संजीदा है। लेकिन सवाल फिर वही उठ खड़ा होता है कि इतने बड़े स्थापित नेताओं को साइड कर
क्या कांग्रेस उनके वोटों में से इनमारी कर पाएगी, वो भी राहुल गांधी के नेतृत्व में? क्या अल्लाह वरू को जिस बात की जल्दी है बिहार में, उसमें वो कामयाब हो पाएंगे? बिहार की राजनीति ऐसी है क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। जातीय जनगणना की घोषणा कर नरेंद्र मोदी ने जो मुद्दा कांग्रेस या विपक्ष के तर्कस से छीन लिया, क्या उस मुद्दे को लेकर के अपनी पीठ थपथपाने वाली कांग्रेस क्या सही में लोगों का विश्वास हासिल कर पाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अल्लाह वरू जरूर कह रहे हैं कि मुझे आरजेडी को अपनी ताकत दिखानी है, लेकिन अपनी ताकत किस वोट बैंक के दम पर दिखाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगड़ा पहले ही कांग्रेस से भाग चुका है। पिछड़ा अति पिछड़े का कांग्रेस में बहुत भरोसा बिहार में दिख नहीं रहा है। सवाल यह उठता है, दलितों में भी पासवान और मांझी के अपने लीडर हैं, तो रविदास समाज क्या वोट करेगा, या अन्य उपजातियां दलितों में क्या कांग्रेस की तरफ नजर उठा करके देख रही है? और जब मुसलमानों के बीच चॉइस होगा कि आरजेडी या कांग्रेस के बीच में चूज करना है, तो क्या कांग्रेस को ही मुसलमान चूज करेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस अपनी पसंदीदा पार्टी पर मुहर लगाएगी, माफ करिएगा, मुसलमान अपने पसंदीदा पार्टी पर मुहर लगाएगी, या मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगी? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार में लगातार कैंपेन कर रहे हैं, और आपको यह भी मैं बताना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने खुले मन से कहा है कि उनके विधायकों को की चोरी करने वाली पार्टी को इस बार और कड़ी सजा देंगे। तो चोरी करने वाली पार्टी कौन है? आरजेडी। तो सवाल यह है कि आरजेडी के विरोध में जिस तरीके से कांग्रेस अंदर अंदर काम कर रही है और अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है, उसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि कांग्रेस अब बिहार में सम्मान चाहती है, या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जिस कांग्रेस के वोट बैंक पर ये तमाम क्षेत्रीय पार्टियां फलती फूलती रही हैं, कांग्रेस अब अपना जनाधार वापस चाहती है? और यही कांग्रेस के बड़े नेता अल्लाह वरू, जो कि वहां के प्रभारी हैं, वो अपने लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि हमें हमारा वोट बैंक वापस चाहिए। सवाल ये उठता है, जब उनका वोट बैंक वापस आ जाएगा, 90 से पहले कांग्रेस जिस तरह की स्थिति में थी, तो फिर आरजेडी की स्थिति क्या होगी? और ये टसल लगातार जारी रहेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भले ही ये दोनों एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ ले, एक दूसरे की मजबूरी हो, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से कांग्रेस आक्रामक रणनीति अपनाते हुए राजनीति कर रही है, ये दोनों लंबे समय तक दोस्त रहेंगे, इसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है। और इससे भी ज्यादा लड़ाई आपको दिखाई पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, जब अखिलेश यादव के वोट बैंक में कांग्रेस सेंधमारी करने का प्रयास करेगी। इसलिए अल्लाह वरू का ये कथन कि हमें आरजेडी को भी अपनी ताकत दिखानी है, ये बहुत साफ इंगित करता है कि कांग्रेस में किस बात को लेकर के गहन मंथन और चिंतन चल रहा है। इसीलिए कांग्रेस अभी तक बिहार में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं की है। कांग्रेस के कई तरह के शर्त हैं, कांग्रेस उसी हिसाब से अपने उम्मीदवारों का चयन भी करना चाहती है। इस बार कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का चयन अपने पसंद से करना चाहती है। इस बार कांग्रेस उस तरह की सीटें चाहती है जिससे जीतने की गुंजाइश कई गुना ज्यादा बढ़ जाए। और कांग्रेस जिस तरीके की मंशा पाली हुई है, उससे एक बात बहुत साफ नजर आता है कि सामने से भले ही बीजेपी दुश्मन दिखाई पड़े, लेकिन असली दुश्मनी कांग्रेस और आरजेडी में ही होने वाली है। बहरहाल आगे की राजनीति जो भी होगी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन आप लगातार देखते रहिए TV9। पल पल के अपडेट से आप रूबरू होते रहिए, और खबरें अच्छी लगे तो जरूर इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए। आपका जो सुझाव होगा हम उसे अपने हर प्रोग्राम में इंक्लूड जरूर करेंगे, और आपके मनपसंद के हिसाब से खबरें भी दिखाने का प्रयास करेंगे जिसमें आपकी रुचि ज़्यादा हो। पर खबरें वही दिखाएंगे जो सही होगा, सच होगा, और न्यूज़ को हम उसी तरीके से प्रेजेंट करते रहेंगे। इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।